say source code is called demo.cs. Now compile the program. CSC demo.cs. So whenever we compile the program, और कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए बोलो? कंपाइलर चाहिए. और प्रोग्राम लिखने के लिए बेटा लाइब्रेरी चाहिए. और रन करने के लिए क्या बोलो? सिलार चाहिए. तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिलार चाहिए, और प्रोग्राम को बनाने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, और प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या बोलो? कंपाइलर चाहिए. पहले मेरे को तो हैश इंक्लूड iostream.h, तब मैं बात करूंगा तुमसे. क्यों? मुझे बताओ बेटा सी और कहां से लाऊं? लिखी प्रोग्राम C++ में, अब मैं टर्बो कंपाइलर से कंपाइल करूंगा. बेटा अच्छे प्रोग्रामर के लिए कंपाइल का मतलब नहीं. क्यों? उसे पता है प्रोग्राम बेशक चलेगा. जो आज दुकानदारी कर रहा है स्टोर्स के ऊपर, आप उस एक ही चीनी मांग के देखो, क्या दिमाग है, उठाया डाल दिया, वेट भी नहीं करता, और दिखाने के लिए आपको वेट करता है. अब उसको देखते रहो, उसका मेजरमेंट बिल्कुल सही होता है. क्यों? वो डेली क्या करता है बोलो? कंपाइल करता है. Whenever we compile any program in .NET, just after compilation, one file is made, is called assembly. यदि बच्चों का assembly समझ में आ गई तो कुछ ही पढ़ सकता है .NET. C# पढ़े, ADO पढ़े, जो पढ़ना पड़े. अब देखो, पर एक शर्त है, जो कंपाइल करोगे, कंपाइल करना, कंपाइल हो गया, क्या मिलेगा? demo.ts. ये जो बेटा फाइल बनी है ना कंपाइल के बाद, इसको असेंबली बोलते हैं. ये सोर्स कोड है. ये कहां पड़ी हुई है? सी ड्राइव के अंदर, दीपक नाम के फोल्डर में. एग्जांपल ले लो, सी ड्राइव के अंदर दीपक नाम के फोल्डर में ये वाली फाइल पड़ी है. और इस कंपाइलर से इस वाले फाइल को जो हमने कंपाइल करी, और कंपाइल के बाद जो बेटा फाइल बना, उसी लोग बोलते हैं क्या बोलो? इसलिए क्या बोलो? कंपाइल फाइल. उसको बेटी ये ना लगे तुम याद करके बोल रहे हो, ये ध्यान. इसे हम लोग मार देते हैं गुस्से में, पागल की तरह. जो बोलो ऑनेस्टी के साथ, assembly is a compiled file. Or you can say, so you write any source code. Okay, don't mind, I can write a source code. It's my source code. You give me compiler. तो बेटा कंपाइलर कहाँ से लाया? .NET से नहीं लाया. बोलो कहाँ से लाया? बोलो फ्रेमवर्क से लाया. आपकी कार का सीट से ऊपर पूरा रूफ .NET है, और सीट के नीचे का जितना इंजन है वो क्या बोलो? फ्रेमवर्क है. बोलो तुम्हारी कार कहाँ खराब है? सब माइनर प्रॉब्लम है. क्यों? गेट का लॉक है. अच्छा हो जाएगा 2 घंटे में. इंजन का प्रॉब्लम है, कार छोड़ के जाओ. तो ये असेंबली हो गया. नीचे लिखो, उसको जाके फेयर करो. अब बोलने की प्रैक्टिस करो बालक, और कुछ नहीं है लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ, और जाके देखना कैसे पढ़ रहा है दीपक गुप्ता. जाके देखना उसको, उसका हायर कंसंट्रेशन देखो. अब उस शेयर से अंकल वो या बाथरूम के लिए उठेगा या कुछ खाने के लिए उठेगा, और सीधे उठेगा 6. मैं उस बच्चे को 10 साल से जानता हूं. जब उसको दिक्कत होती मेरे पास आता है. और इतना अनफॉर्चुनेट लड़का है बेचारा, इतना अनफॉर्चुनेट है कि उसके शादी से कुछ दिन पहले फादर एक्सपायर करे, और उससे कुछ दिन पहले मम्मी. इतना अनफॉर्चुनेट है बेचारा. कहता सर आप मेरे पापा मम्मी. उसको कोई डिसीजन लेना होता है तो मुझसे पूछता है, तो कहाँ जॉब करूँ, कहाँ छोड़ूं, मेरा घर कैसे चलेगा, आप क्या पढ़ाओगे. और जब वो गिरता है फिर पढ़ने चला आता है. उस रूम में उसके आने से, अगर उसका बिल्कुल माहौल अंकल के आने से, और बिल्कुल चुपचाप बैठ कर पढ़ा. उसको पता करो मेरे पास कोई रास्ता और नहीं, कोई मेरे पास हेल्पिंग नहीं, कोई हेल्प नहीं.
तो वो सपोर्ट करने वाला भी नहीं, उनको देखने वाला भी नहीं। तो सोर्स कोड ली, कंपाइल करी, कंपाइल के बाद जो फाइल बनी वो असेंबली। पैराग्राफ चेंज। असेंबली इज इन form of EXE or DL. Assembly is in form of EXE और DL. असेंबली या तो EXE के फॉर्म में होते या DL के फॉर्म में। अब सोचना बेटे है हम EXE कब बनाए और DL कब बनाए। आप इसको एक पहले घरेलू लैंग्वेज में बात करो, नॉर्मल एग्जाम्पल, उसको नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस के लिए। मम्मी मेरा रोटी पैक कर दो। क्यों? अभी भूख नहीं, बाद में खाऊंगा 2 घंटे के बाद। मम्मा ने लंच बॉक्स में खाना पैक कर दिया, बेटी क्या बोलो, लाइब्रेरी हो गई। क्यों? हम एक रोटी खाएं, मन भर गया, लंच बॉक्स पैक कर दे, तो दोबारा एक और रोटी खा ले। वो क्या है? रियूजेबिलिटी है। बोलो कौन है? लाइब्रेरी क्या है बेटा? रियूजेबिलिटी। मम्मी ने कहने बेटे ज्यादा लंबा घरे खा के जा, लंच भी पैक कर दो, चिंता ना करो, पहले खा के तुम निकलो, अभी खाओ मेरे सामने। वो क्या बोलो? एग्जीक्यूटिव है, क्या बोलो? EXE। बेटे किसी चीज को अगर सेल्फ यूज करना है, सेल्फ यूज क्या बनाओ? EXE। और मल्टीपल यूज करना है तो क्या बनाओ? जैसे आपकी भी कॉपी जो है वो सेल्फ यूज है, पर मैं इस कॉपी को लाइब्रेरी में रख दूं, किसी ड्रॉर के अंदर रख दूं, किसी अलमीरा में रख दूं, ये क्या बोलो? ये मल्टीपल यूज हो गया। और जहां मल्टीपल यूज है वो कौन है? बोलो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। आपका घर सेल्फ यूज है और किराए का जो मकान आपने दे रखा है, किसी को किराए को उठा रखा है, वो क्या बोलो? मल्टीपल यूज है। वो जाएगा, कोई दूसरा कोई आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, वो मल्टीपल यूज है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Assembly is of 4 types. अगर आपको बेटे पहला और दूसरा समझ में आ गया, आप समझ लो अब आप C# या ASP.NET या ADO पढ़ सकते हो। आपका पहला पड़ाव हो गया। Assembly is of 4 types. 4 प्रकार के असेंबली होते हैं। और असेंबली क्या होते हैं बेटा? कंपाइल्ड फाइल होते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं, EXE और DL। सेल्फ यूज करेगी, आवाज दे सर, आवाज से पकड़ दो कितना कॉन्फिडेंट। सेल्फ यूज करोगे सर EXE कराएगी, मल्टीपल यूज करोगे तो DL कराएगी। पहला है प्राइवेट असेंबली। सुबह ज्यादा बोल लिया, वास्तव में सही बोल। उनका 1 पैसा 5 पैसे के बराबर है, चक्कर ये है। मैं जा रहा हूँ, 6 दिन की छुट्टी है ना। अच्छा है सर, आप लोग तो अच्छा है, 6 दिन छुट्टी है, 6 जून से 10 दिन तो बाहर निकल रहा हूँ। क्लास चलेगी आप लोग हमेशा देता रहेगा। प्राइवेट असेंबली, सेकेंड शेयर्ड असेंबली, थर्ड डायनामिक असेंबली, फोर्थ सैटेलाइट असेंबली। बेटा 1 और 2 जो आपका है प्रेशर लेवल पे, इस लड़का बैठा 11 का पास हो गया, तो मैं अगर गया तो उसकी हालत खराब कर दी, उससे कुछ नहीं। थर्ड वाला ये लगा कि बेटा यार 7 में बैठा, जहाँ आप एक्सपीरियंस शो करोगे 6 महीना प्लस, इसमें लड़की बेटी 9 की पास हो, जहाँ आप एक्सपीरियंस शो करोगे 1 प्लस या 6 मंथ प्लस, तो थर्ड पकड़ेगा। थर्ड और फोर्थ क्या है? सैटेलाइट असेंबली। चौथा वाला पढ़ोगे ASP.NET, थर्ड वाला पढ़ोगे C# और फर्स्ट सेकेंड पढ़ोगे आज। अगर तुमको डिफरेंस बिटवीन, जैसे आपके लिए बेटा कोई मर्जी नहीं कि आप 11 के हैं, बेटा 7 का है, तो लड़की 9 है, सबको मैं नहीं जानता, ठीक है, आपकी बातों से सुना है। तो अगर आप बेटे 1 प्लस एक्सपीरियंस पे हो तो
फर्स्ट सेकंड की आपसे बात ही नहीं करें, वो तो वो छोटा सा चीज़ है। वो थर्ड पूछेगा डायनामिक असेंबली क्या, सैटेलाइट असेंबली क्या। अब बच्चा गया इंटरव्यू में, फर्स्ट सेकंड बता दिया, थर्ड नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं या प्रेशर, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूँगा, आपको फर्स्ट सेकंड सब हमेशा उतना कंटिन्यू करो। मैं थ्योरी पढ़ा दिया, वो आपको इम्प्लीमेंट करके बतलाएगा डिफरेंस क्या है स्टैटिक असेंबली और शेयर्ड असेंबली। मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ, आपको करके दिखा दूँगा। अंकल ने बनाई डीएल, अब तो बिल्कुल यकीन हो गया डीएल का मतलब क्या है, मल्टीपल यूज। मल्टीपल यूज। अंकल ने एक अंकल नाम के फोल्डर में नाम दे दिया ab.dll, सुनना ठीक से, ab.dll। भाई डीएल में क्या होंगे, क्लासेस होंगे, क्लासेस में क्या होंगे बेटे, फंक्शंस होंगे। ऑप्शनल में अंकल ने बना दी डीएल, अंकल फोल्डर में नाम दिया ab.dll। मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं। अगर एक्सेस करने वाला और बनाने वाला एक ही फोल्डर में, इस कॉल्ड प्राइवेट असेंबली और स्टैटिक असेंबली और लोकल असेंबली। असेंबली किसी बंदे ने बनाई डीएल और उसको एक्सेस करने वाला भी क्या बोलो, सेम फोल्डर के अंदर, जैसे आपके घर का किचन बेटे शेयर नहीं है, प्राइवेट असेंबली। क्यों, मल्टीपल रूम एक ही घर के अंदर होना चाहिए। और बेटे कहीं भी पार्टी शार्टी हो रही है, वह मल्टीपल बंदे डिफरेंट कॉलोनी के बंदे घर में आए हुए, वो क्या बोलो, शेयर्ड असेंबली। एक फोल्डर का डीएल अगर मल्टीपल फोल्डर से एक्सेस हो गया, ये क्या बोलो, शेयर्ड असेंबली। तो रियल वर्ड में क्या यूज करेगा बोलो, शेयर्ड असेंबली। ये बनाएंगे हम, हर फोल्डर एक्सेस करेगा। हम चाहते कि नहीं, हम बनाएं और कोई एक्सेस न करे, और जो भी करे मेरे फोल्डर का बंदा करे। मतलब ऐसे बना दो फोल्डर, ठीक है, ये हमारी एक ये फोल्डर है, इसके अंदर ab.dll है, इसमें क्लास है और मल्टीपल फंक्शंस है। और मैं हूं संदीप, मेरे पास कुछ इसी ड्राइव के अंदर, और ड्राइव से मतलब नहीं, ड्राइव कोई भी, मैं संदीप फोल्डर, मैं चाहता हूं बेटे अंकल वाले डीएल के क्लास का बोलो क्या बना, ऑब्जेक्ट, और उनके फंक्शन को कॉल करो। मैं नहीं कर सकता, तो बेटे बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, प्राइवेट असेंबली बनता है। जब आपने सोर्स कोड लिया, जो कंपाइल करा, तो बेटे कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है, प्राइवेट असेंबली या स्टैटिक असेंबली या लोकल असेंबली। उस केस में अंकल के फोल्डर का डीएल केवल अंकल ही एक्सेस कर पाएंगे, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब उसमें लाइन जोड़ लो, whenever we compile any program in .NET, just after compilation, compiler is making a private assembly or local assembly or static assembly। अब वो करके दिखा देगा, just follow।
अरे सर जी क्या कर रहे हो? चल नहीं रहा बंदी से। प्रेम ये ले जाओ। जहाँ भी डाउट है अच्छा वो रखा है वो रखो। प्रैक्टिकली करेगा। मेरा बात आई वॉन्ट ये लास्ट टाइम मैंने डीएलएल बनाना बता दिया था आप लोगों को शायद। कोई ऐसा है जिससे ना पता नहीं पता? ठीक है बता देता हूँ। इट्स यूजिंग सिस्टम। ठीक है जैसे आपने यूजिंग सिस्टम लिखा, जैसे आप इधर लिख रहे थे हैज इंक्लूड studio.h, सेम यही है आपका ये सिस्टम एक नेम स्पेस हो गया। ठीक है, यूजिंग एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आप अपना नेम स्पेस भी बना सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अपना नेम स्पेस बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। वैसे बनाना है तो ऐसे लिख दो केवल नेम स्पेस जैसे NCA। अब जो भी कोड लिखेंगे इस नेम स्पेस के अंदर ही लिखेंगे। इसके अंदर आपकी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो एक नेम स्पेस में हमारी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो जब भी आप किसी क्लास को एक्सेस करोगे तो नेम स्पेस डॉट क्लास करेंगे। ठीक है, या कहीं भी से यूज़ करोगे तो यूजिंग अपने नेम स्पेस, जैसे आपने सिस्टम लिखा ना, तो आप सिस्टम नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम लिखने से क्या हुआ, इस नेम स्पेस की जितनी भी क्लासेस हैं या जितने आप सभी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप एक भी कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। तो अगर आप अपना नेम स्पेस बनाया है चीज़, ठीक है, तो अगर आप इस DLL को, जैसे आप इस सिस्टम का रेफरेंस ले रहे ना, जैसे आप अपनी DLL का जब रेफरेंस लेंगे तो उस नेम स्पेस को यूज़ करना चाहेंगे या उसकी क्लासेस को यूज़ करना चाहेंगे तो आपने यूजिंग NCA लिख दिया। तो क्या हुआ, उस यूजिंग NCA से आप इस NCA नेम स्पेस में जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जहाँ पे एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे NCA डॉट क्लास का नेम करके करो, या ऊपर ग्लोबल लेवल पे लिख दो यूजिंग NCA। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्लास नेम के लिए क्लास का नाम तो पता होना चाहिए। हाँ, तो नाम तो पता होना चाहिए। मैं बता यूजिंग करते हैं तो फिर तो अपने आप ही कोई भी क्लास एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, दोनों केस में पता चल जाएगा ना, नाम तो पता चल ही जाएगा। अगर उस विजुअल स्टूडियो का ID ओपन आप करेंगे ना, ID का चलाएंगे तो उसमें जैसे नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे तो अपने आप वो क्लासेस दिखा देगा। लेकिन हम नोट पैड में कर रहे हैं, इसमें आपको नहीं पता चलेगा। अगर मान लो किसी ने आपको DLL दे दी, बनी बनाई, ऑलरेडी DLL दे आपको सोर्स कोड नहीं दिया और आपको उस DLL को यूज़ करना है और आपको उसकी क्लासेस और नेम स्पेस का नेम नहीं पता है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी सोल्यूशन है कि उसे कैसे करेंगे। पहले मैं DLL बनाता हूँ फिर दिखा देता हूँ। तो मैंने एक नेम स्पेस ले लिया, इसके अंदर क्लास का स्कोप पब्लिक रखिए। क्लास दिया, इसके अंदर आप फंक्शन बनाइए पब्लिक वॉइड शो कंसोल डॉट राइट। कुछ भी लिख दीजिए, मेंबर। मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक फंक्शन पड़ा है शो नाम का। आप इसमें मल्टीपल फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, जितने आप
जब आप अपने बनाएंगे तो आप इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी आप रखने सब फंक्शन रख सकते हैं। मैंने एक ही फंक्शन रखा है, ठीक है। तो ये कंसोल आपकी क्या है, कंसोल एक आपकी क्लास है जो इस नेम स्पेस में, सिस्टम नेम स्पेस में, ठीक है, जिसका एक स्टैटिक फंक्शन है राइट लाइन, जिसके थ्रू आप कोई मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इसका स्टैटिक फंक्शन है, क्लास के नेम के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है ना। और जब कोई फंक्शन किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है तो मेंबर फंक्शन होता है, ठीक। तो आप भी अपने इस क्लास में स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। एक बना देख लीजिए स्टैटिक फंक्शन, इसी में स्टैटिक फंक्शन में रख लो। एक आपका स्टैटिक फंक्शन हो गया, एक आपका मेंबर फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें मेन फंक्शन नहीं रख रहा हूँ, डीएल बना रहा हूँ, मतलब मैं फंक्शन बना के रख रहा हूँ। आप लोगों को फंक्शन नहीं बनाने, आप लोगों को केवल मेरे फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसे एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके रख दे रहा हूँ। लाइब्रेरी बना के रख दी, सभी लोग उससे बुक लीजिए, जितनी भी आपको बुक लेने सब लाइब्रेरी से लीजिए, वो कॉमन होगी। और आपकी जो बुक बैंक इशू की वो आपके लिए होगी, ये आपकी बुक बैंक इशू की आप ही पढ़ेंगे और किसी के लिए नहीं हो। लेकिन एक लाइब्रेरी में जो बुक रखी है वो सभी के लिए है, तो वही हो गया। एक लाइब्रेरी मैंने बना रहा हूँ, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन पड़े हैं, आप उसे एक्सेस करिए, ठीक है। आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये नहीं मतलब होना चाहिए कि इस कोड इस फंक्शन के अंदर क्या मैंने वर्किंग की है, इससे आपको मतलब नहीं, आपको केवल आउटपुट मिल रहा है, तो आप मेरे फंक्शन को केवल एक्सेस करेंगे। इसलिए मैं मेन फंक्शन इसमें नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे डीएल बना रहा हूँ, इससे पहले सेव करेंगे। 3 से 5 के अंदर एक फोल्डर बना लिया मैंने, ऐसे है। इसके अंदर मैंने सेव किया इसे a.cs, सेव हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपके पास 2 कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं, एक आपका नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट जो एसेसरीज से जो बाय डिफॉल्ट मिलता है विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, एक आपका डॉटनेट वाला है। तो डॉटनेट वाला अगर ओपन करेंगे तो उससे आपको पास सेट नहीं करना पड़ेगा, पूरा कंपाइलर के पास पास सेट होता है डॉटनेट का, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, वैसे शॉर्टकट पड़ी हुई है लेकिन कहाँ से आएगा ये देख लीजिए। 2010 या 8 जो भी हो आप चलाते हो, 10 चलाया 8 चलाए तो भी उसी तरीके से निकलेगा, टूल्स में होता है ये, ठीक है। ये इनमें से आप एक और 7 चला रहे हो तो हर चीज़ को एडमिन करके ओपन करेंगे, एडमिन की परमिशन से राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन ऐसे करके ओपन करिए। cd/ आप अपने फोल्डर पे जाइए जहाँ आपका फाइल सेव था, cd 325 इसके अंदर आप cd/san इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है सैन करके, उसके अंदर आपकी फाइल है, इसके अंदर है। अब dir कमांड चला के देखिए a.cs आपकी पड़ी हुई है, अभी cs फाइल पड़ी हुई है, अब इसे अभी असेंबली आपकी कोई कंपाइल फाइल नहीं बनी है, जब आप कमांड चलाएंगे तब बनेगी। तो आपने लिखा csc, अगर आप धोखे से भी गलत कमांड चलाते हो, जो नॉर्मल हमारी कमांड मतलब कंपाइल करने की है csc देन फाइल का नेम .cs, अगर आप वो चलाएंगे तो भी नहीं चलेगी। देखिए चला के, अगर आप लिख भी देते हो वो कहेगा आपको डीएल बनाना पड़ेगा। देखिए क्या मैसेज आता है कि इसमें स्टैटिक यानी एंट्री पॉइंट नहीं है जो कंपाइलर देखना चाह रहा है इस कमांड से, तो इसका मतलब आपको इसे डीएल में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप चलाते भी तो भी नहीं चलेगा। देखिए सामने मेन मेथड नहीं, एग्जीक्यूशन मिल ही नहीं रहा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। csc/t फॉर टारगेट, मतलब मेरा टारगेट है, मेरे पास कोई टारगेट है, कॉलन /t कॉलन, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, स्लैश है, csc स्पेस/t कॉलन लाइब्रेरी, अब स्पेस है, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट है लाइब्रेरी बनाना, किस चीज़ को लाइब्रेरी बनाना है, किस फाइल को आपको लाइब्रेरी बनाना है, उसका नाम लिख दो a.cs इंटर dir
a.cs a.dll। अब आप अगर इस cs को डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कंपाइल फाइल पड़ी हुई है, इन द असेंबली पड़ी हुई इन द फॉर्म ऑफ dll, ठीक है ना। तो अब आपको मान लो सपोज दैट ये cs फाइल डिलीट कर दी, ठीक है, या आपको किसी ने पेन ड्राइव में यही दे दी a.dll, पेन ड्राइव में दे दी, आपने बस कॉपी कर ली फोटो अपना सिस्टम में, और अब आपको इसे एक्सेस करना है, इसकी क्लासेज या इसके फंक्शन को एक्सेस करना। अब आप DLL को ओपन तो कर नहीं सकते, a.dll ओपन करके देखो होगी नहीं, करके भी देखो तब भी नहीं होगी, लो हो गई है। अब इसमें क्या समझोगे आप बताओ, कहाँ क्लास का नाम है, कहाँ फंक्शन है, तो समझ नहीं आएगा। आई कोड है ना हमारा, समझ नहीं आएगा, कहीं भी देख लीजिए कुछ नहीं होगा। इसे आप ओपन ही नहीं कर सकते हो, तो अब आप कैसे पता करोगे कि हमारे क्लास का नेम क्या है, फंक्शन का नेम क्या है? हम कैसे, मतलब मान लो मैं ठीक है एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्लास का नेम तो पता होना चाहिए उस क्लास का, तभी तो मैं अपने में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका और फिर उसके फंक्शन को कॉल करूंगा। तो अगर आपके पास CS नहीं है, अगर CS फाइल तो वैसे भी कोई नहीं देगा आपको, अपना बिजनेस लॉजिक कोई नहीं देगा, आपको एक सी दे दी जाएगी, ये लीजिए DLL जो आपकी लाइब्रेरी दे दी जाएगी। तो आपको इससे निकालने की क्लास का नेम क्या है और फंक्शन का नेम क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए कमांड होती है एक, हाँ एक कमांड ही मान लीजिए जिसके थ्रू हम असेंबली को ब्रेक करते हैं, असेंबली को ब्रेक करते हैं। असेंबली मतलब DLL और EXE दोनों, तो चाहे EXE को ब्रेक कर सकते हैं और DLL को ब्रेक कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी क्लासेज हैं, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन स्टैटिक है, वॉइड है, क्या रिटर्न कर रहा है, मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, क्या सब कुछ दिखेगा, कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, नेम स्पेस है कि नहीं, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो वो कमांड लिख लीजिए ILDASM, इंटरमीडिएट लैंग्वेज डीअसेंबलर, ठीक है। दोबारा बाद में लिख लेना, मैं लिखा दूंगा पूरा। डायरेक्ट जो डॉटनेट के अंदर भी होता है, डॉटनेट के अंदर भी यही तो है वो, तो इसमें भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखने के अलावा डायरेक्ट हम प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट के अंदर जाके एड सेंटर ओपन करके देख सकते हैं। बात तो वही है, ये कमांड मैं बता रहा हूँ ना, कंसोल, ठीक है। एक विंडो आ गई आपके पास, अब इसमें उसी असेंबली को ब्रेक कर लीजिए जिसे आपको करना है। तो यहाँ फाइल पे अपना पाथ चूज कर लीजिए, ओपन आएगा 325 के अंदर, सैन के अंदर, ये है ना DLL। यहाँ वही, यहाँ पे आप जब आएंगे ना, तो अगर इसमें आपने और कोई फाइल सेव कर रखी है, CS या डॉक फाइल या कुछ भी XY या कुछ भी, तो कुछ नहीं दिखाएगा, केवल असेंबली वाला एक्सटेंशन लेगा केवल, ठीक है ना। EXE और DLL ही दिखाएगा। ओपन करिए, देखो लिखा है यहाँ पे, पहला क्या MC है ना, इस पर क्लिक करिए, प्लस पे देखिए। अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि MC नेम स्पेस है क्लास का नेम, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते हो कि नेम स्पेस है या क्लास है, अभी आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब प्लस पे क्लिक करोगे समझ में आ जाएगा। अरे क्या है, देखिए लिखा MC.demo, इसके मतलब MC आपका नेम स्पेस होगा, डेमो उसकी क्लास होगी, ठीक है। MC नेम स्पेस, डेमो उसकी क्लास। अब इस प्लस पे क्लिक करिए, ये आपका फंक्शन है, प्रिंट और शो नाम के दो फंक्शन थे जो वॉइड रिटर्न करते थे, वॉइड। अगर इंट होता है, स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे उनका रिटर्न टाइप लिखा होता, इनका रिटर्न टाइप वॉइड रखा था मैंने, तो वॉइड लिख दिया। ये फंक्शन आपका मेंबर फंक्शन था, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लिख के आया। लेकिन फंक्शन अगर स्टैटिक होगा तो S बना होगा, देखो तो सब पता चल गया, फंक्शन स्टैटिक है, फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है, इसमें एक स्टैटिक फंक्शन है, क्लास का नाम ये है, फंक्शन का नाम ये है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे और क्लास के नेम के साथ स्टैटिक फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक अब क्या हुआ, आपको सब दिख गया इसमें डिटेल जो भी है। अब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरा नोटपैड बनाइए, ये लिख लिया था, ठीक है। तो इसी पे दोबारा कर देता हूँ, कर दूँ राइट, इसी पे लिखना है ना, लिख दीजिए। इसी में थोड़ा एडिट कर दो, क्या है दो, इसे MCA हटा दो, यहाँ से इसे हटा दो, ये सब हटा दो, पब्लिक स्टैटिक STATIC
वाइड में केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। नेम स्पेस को चूज करो बना बनाया जो इनबिल्ट है इनके बने हुए, और इनकी क्लासेस यूज करो तो कैमल केसिंग चलाना, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख करके, ठीक है। केस सेंसिटिव है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। मेन का एम कैपिटल रहेगा केवल। हाँ अभी तक पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है। अब आपके पास एक तरीका, उसमें आपने देखा एक MCA नाम का नेम स्पेस है, तो आपका एक तो ये है कि आप ऊपर यूजिंग MCA कर लो। एक बार यूजिंग MCA करने से अब आप पूरा स्कोप आ गया आपके पास उस नेम स्पेस का, कहीं भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो उस नेम स्पेस का, ठीक है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, आपने वहाँ MCA स्मॉल लिखा वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, MCA, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, इस नेम स्पेस के आप कहीं भी कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप है आपने ऊपर ग्लोबल लेवल पर रख दिया इसको, इस पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ नहीं है फ्रेंड सब, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे आपको एक्सेस करना है। तो वो क्लास का नाम डेमो था, तो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ ना लिखते तो मान लो इसे मैं यहाँ ना लिखूँ फिर आप ऐसे यहाँ पे करते, हर जगह जहाँ जहाँ क्लासेस के एक्सेस करना पड़ता वहाँ MCA डॉट करके लिखना पड़ता हर बार, ऐसे करके MCA डॉट पूरा हर जगह जहाँ जहाँ क्लास को एक्सेस करोगे या कुछ भी तो नेम स्पेस लगाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ता है। क्लियर है चीज़? अगर उसे एक बार ऊपर लिख दो तो पूरा इसको मिलता रहेगा, वरना फिर आपको हर जगह डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या डी डॉट शो आपका मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के कॉल होगा। तो मैंने डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो क्लास का और फंक्शन कॉल कर दिया। एक फंक्शन आपका स्टैटिक फंक्शन है जिसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो अपनी क्लास के नेम के साथ कॉल होगा। क्लास का नेम क्या है, डेमो डॉट फंक्शन का नाम प्रिंट। जैसे आपका कंसोल आपकी क्लास होगी, राइट लाइन एक फंक्शन हो गया, सेम हमारा प्रिंट एक तरीके से राइट लाइन हुआ और डेमो हमारी वो कंसोल क्लास हुई, उसी से कंपेयर करो। बस इसे सेव कर दो। b.cs, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तो, कोई काम ही नहीं किया, बस केवल ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेन काम है हमारा कंपाइल जब करेंगे वहाँ पे थोड़ा तो स्टैटिक फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिलेशन नहीं। क्लास से कॉल जाएगा। अगर मेंबर फंक्शन ना होता तो मैं ये इतना करता ही नहीं। अब मेंबर फंक्शन था एक, तो मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, भले एक हो चाहे 1000 हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो इसके अंदर एक मैंने वो वाली फाइल भी उसी फोल्डर में सेव की है, ध्यान रखना। अभी आप जिस चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हो और जिसमें एक्सेस कर रहे हो दोनों एक ही जगह होना चाहिए। अगर आप हमसे बात करना है तो आपको हम दोनों किसी कमरे में होना चाहिए। अभी हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा स्कोप किसी रूम में रहेगा तो ही तो बात हो पाएगी। अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर दिक्कत है। अगर हम यहाँ बैठे हो आप वहाँ बैठे तो बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। हम दोनों लोग यहीं पे होना चाहिए। इसलिए मैंने वो DLL जिससे आप यूज़ कर रहे हो और अपनी फाइल जिसमें आप यूज़ कर रहे हो दोनों एक ही जगह रखा। देखो A.DLL आपकी रखी है इसी जगह और वहीं पे मैंने B.CS सेव की है, ठीक है। अब मैं इसका रेफरेंस दूंगा इसमें, तो CST सिंपल है वही। अभी तक क्या /T किए थे उसके लिए टारगेट के लिए, मतलब लाइब्रेरी के लिए। अब आप /R कर दो, बस /R फॉर रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा हूँ, किस DLL का रेफरेंस दे रहा हूँ, उस DLL का नाम कॉलन करके A.DLL स्पेस
वहाँ क्या लिखते थे, /t लाइब्रेरी, यहाँ पे /t उस लाइब्रेरी का नाम जिसका रेफरेंस है, /r फॉर रेफरेंस और उस लाइब्रेरी का नाम। स्पेस किस में दे रहे हो रेफरेंस, इस डीएल का रेफरेंस किस में दे रहे हो, आप अपनी फाइल में ले रहे हो ना, तो आप b.cs लिख दीजिए। लिखा तो है, एक मिनट क्या है, अभी रुको। अच्छा वहाँ भी डेमो नाम कर दिया, अरे वो क्लास का नेम चेंज ही कहाँ, डेम कर दिया नीचे, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, अभी कर ऊपर कर देंगे, चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। तभी मैं कहूँ पीछे से आके ये लिखा था मैंने क्लास का नेम इसमें छोड़ा। वो पता क्या कर रहा था, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डेमो का, वो तो ठीक था, लेकिन ऊपर भी क्लास डेमो थी, तो वो ये समझ रहा था कि मैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा ऊपर डेमो का। तभी वो कह रहा कि शो प्रिंट की डेफिनेशन है ही नहीं, कि शो प्रिंट तो बने नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैं उस डेमो क्लास की बात कर रहा था, इसलिए ये आ रहा था। ठीक है, देखो dir अभी एग्जीक्यूट मत कर दो, a.dl तो थी, देखो b.exe पड़ी। अब ये cs डिलीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप b.exe को ब्रेक कर लो, वैसे देख लो, इसमें पता चल जाएगा। कोई भी असेंबली को ब्रेक कर सकते हो आप। अब क्या लिखो, b लिखो केवल, स्टैटिक फंक्शन आपका मेमोरी फंक्शन, ठीक है। अभी आप अपनी फाइल को इधर से उधर नहीं करेंगे, मतलब एक ही स्कोप में रहेंगे आप, अभी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर नहीं जाएंगे। तो जो आपने अभी असेंबली का जो प्रोग्राम देखा है, ये आपकी असेंबली टाइप होते हैं ना, तो ये पहला टाइप हो गया स्टैटिक असेंबली, मतलब एक्सेस होने वाली चीज और जो एक्सेस कर रहा है दोनों एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्कोप चेंज करते हैं, मान लो मैं एक DLL को एक फोल्डर में रखूं और exe को दूसरे फोल्डर में रखूं, देखो मैं करके देख रहा हूँ। यहाँ से माई कंप्यूटर ओपन करूँ, 325 ये फोल्डर है ना, एक और नया फोल्डर बना दो, सैन बंद करते हैं, ठीक है। मैंने इसे उठाया, CS से कोई मतलब ही नहीं, CS से कोई मतलब नहीं है, DLL आपकी कंपाइल्ड है पहले से, अब Ctrl X कर दो a.x, ठीक है, और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अरे वो IDSM चल रहा है, रुको IDSM चल रही है, इसकी वजह से। ठीक है, मैंने DL वहाँ हटा दिया। अब देखो यहाँ पे दिया गया, इसे ये छोड़ो, ये मान लो कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी DLL आपके पास नहीं है और आप में इसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अभी आप इसे भी हटा दो, b.exe को भी डिलीट कर दो, बताओ। अब हमारे पास सिंपल सी फाइल है ये आप सेव किया, अब मैं इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस फर्क इतना है कि वो DLL जो हमारी a.dll थी वो एक दूसरे सैन वन फोल्डर में है, और मैंने ऐसा कर दिया सैन के अंदर से, बस केवल लोकेशन चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। अब मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ, अब देखो क्या होता है, तो देख लो एक बार दोबारा dir, मैंने इसके अंदर एक अपनी फाइल सेव कर दी b.cs से, तो फिर फायदा तो पता क्या चलता, पहले से एक्सी बनी बनाई थी, मिसमैच कर दी या उसमें नाम चेंज कर देते, उससे क्या बात, ठीक है। और अगर दूसरा फोल्डर देखना है तो उसे भी देखो,
CD slash DDSA and SAN1। अच्छा 3 to 5 है ना, वो मैंने डायरेक्ट बाहर निकल गया। CD डॉट डॉट से आता तो नहीं दिक्कत है, CD स्लैश से एकदम बाहर निकाल लेता, CD डॉट डॉट से एक स्टेप करके बाहर आता। ये A डॉट DLL है, इसे एक्सेस करना है आपको, ठीक है। ऐसा और समझना है तो इसे एक नोट पर आपका ये एक आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, ये वाला ये एक कमांड प्रॉम्प्ट हो गया जिसमें हमने DLL पढ़ी है। दूसरा कमांड पर दूसरा ओपन कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दो। तो उसमें आपकी SAN1, ये SAN1 में आपकी DLL पड़ी A.DLL, ठीक है। आप इस A.DLL को SAN से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब इस वाले को करो CD slash CLS CD 325। आप कोई भी लोकेशन रख सकते हो, D ड्राइव कर दो, E ड्राइव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी फोल्डर के अंदर कर दो, मतलब लोकेशन चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैंने C ड्राइव रखा, आप किसी D में रख दो, E में रख दो, या आप में जिसमें रखना चाहें रख दो, किसी फोल्डर के अंदर अंदर रख दो, मतलब एक जगह ना रख दो, ठीक है ना। फिर देखो क्या होता है, ये हो गया। इसके अंदर आप आए SAN के अंदर D आएगा डायरेक्टली, ये आपके दो फाइल थी, ये आपकी B.CS, ठीक है। अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा था CSC, ठीक है, /R कॉलन, तो उसका मैंने DLL का नाम दिया था, ठीक है ना, यही तो किया था। तो अब आप क्या करोगे, जैसे अब आपको पता है कि ये DLL आपकी इस फोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप पूरा फोल्डर का पाथ दे दोगे ना उसे, यही तो करोगे ना। नॉर्मली मान लो एक्सेस हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, अगर आपको इस चीज़ को एक्सेस करना है तो इसका पूरा पाथ आपके पास होना चाहिए ना। अगर मैं इसका पूरा पाथ इसमें दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मैं वहाँ से तक का रास्ता अगर इसे बता दूं तो वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी, बात हो जाएगी दोनों की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस DLL का पूरा रेफरेंस, अभी मैं क्या लिख रहा था A.DLL, वो A.DLL इसलिए लिख रहा था कि ये दोनों एक ही जगह पे हैं। अब इसकी लोकेशन अलग है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा पाथ दे दिया कि C ड्राइव के अंदर ये करके तब यहाँ पे देखता हूँ, मैं पूरा पाथ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपकी D ड्राइव का कहीं भी हो पूरा पाथ दे दो, C कॉलन, फिर क्या होता है स्लैश 325, ठीक है, फिर /SAN1 स्लैश, और फाइल का नाम क्या है A.DLL। कोई इसमें नई बात नहीं, नया काम नहीं किया, देखो पूरा हमने वो पाथ दे दिया उसका, ठीक। अब स्पेस किस में देना है, आपको अपने में रेफरेंस देना है B.CS, B.CS इंटर दो, हो गई कंपाइल, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम, हो जाएगी एग्जीक्यूट, ठीक है ना, कंपाइल हो गया। अब आप करो B, एक काम आप पहले किए थे, बस इतना अंतर था केवल, A.DLL B.CS इतने था। अब इंटर करो, B लिख के इंटर करो, असेंबली बन गई होगी, देखो DIR करके B.exe बन गई है ना, लेकिन अब इसे चलाना है मुझे, तो B लिखा मैंने, इंटर किया, चली नहीं रही, नहीं चल रही है ना अभी तक, चल कंपाइल हो गई, असेंबली बना दी, लेकिन रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रही है। इस तरीके के एक्सेप्शन कौन सी होती है, रन टाइम एक्सेप्शन, मतलब कंपाइल हो गई चीज़ सब कुछ सही, लेकिन रन टाइम पे एक्सेप्शन दे रहा है, तो रन टाइम पे एक्सेप्शन हो रही है, एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। कंपाइल, ये ध्यान रखना, कंपाइल हो रही है, असेंबली कंपाइल हो रही है, डेफिनेटली कंपाइल फाइल बन रही है, असेंबली बन रही है, बट आपको रन नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए शेयर्ड असेंबली का कॉन्सेप्ट आया, शेयर्ड असेंबली का। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो शेयर्ड असेंबली से सॉल्व होगी। शेयर्ड असेंबली मतलब जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई DLL आप यूज़ करते हो, system.dll, system.data.dll, जो भी है DLL सब एक्सेस करते हो ना। तो एक बात बताओ कि
क्या आपने अपनी फाइल को उन्हीं के फोल्डर में सेव कर रखी जहां उन्होंने अपनी डीएलएल रखी है, या आपने उनकी डीएलएल उठा के अपने में सेव कर रखी है? ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं, ना आप उनके पास गए ना ही वो आपके पास आए, ठीक है। तो एक कैसे फिर एक्सेस हो रही है, system.dll यूज़ करते हैं हम लोग, रेफरेंस लेते हैं लोग यूज़ करते हैं, तो system.dll तो अलग जगह रखी है, हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, तो मैंने ना तो इसे यहाँ कॉपी किया ना अपने को उधर पेस्ट किया। तो एक इन्होंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉमन एरिया बना रखा है, ठीक है, इसमें सभी डीएल पड़ी हुई है मैपिंग आपकी। इससे क्या हुआ, इस डीएल मतलब जिस डीएल की यहाँ पे मैपिंग होगी उसी को आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर कहीं से भी आप पूरे सिस्टम में। तो आप क्या करोगे, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी डीएल के लिए कर रखा है, तो अब आप क्या करोगे, अपनी जो डीएल होगी जिसे आपको शेयर करना है, मतलब शेयर मतलब आपको ग्लोबली एक्सेस कराना है कहीं से भी, तो उसे आपको यहाँ पे मैपिंग करानी पड़ेगी। अगर मेरी डीएल की मैपिंग इस फोल्डर में हो जाए तो फिर मैं भी डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकता हूँ कहीं। पाथ तो हर जगह पाथ तो देना ही पड़ेगा आपको, वो जो मैंने किया था कंपाइल वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या फिर आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। बस फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे मैपिंग करानी पड़ेगी। तो इस एरिया को बोलते हैं, इसे भी इस फोल्डर को बोलते हैं असेंबली। इस फोल्डर का नाम असेंबली है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं कंपाइल फाइल से, ये फोल्डर का नाम है केवल, ध्यान रखना है, इसका वो असेंबली से कोई मतलब नहीं है, इस फोल्डर का नाम है केवल असेंबली। और इसे अच्छे वर्ड में कहते हैं ग्लोबल असेंबली कैसे भी बोलते हैं। ग्लोबल असेंबली कैसे, इसका असेंबली से कोई मतलब नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये फोल्डर का नाम है, केवल नाम है, दिखा देता हूँ इसमें है। इसका इस कंपाइल्ड फाइल या कोई इसका रिलेशन नहीं, वो अलग चीज है असेंबली, एक सिंपल फोल्डर का नाम है केवल। देखो यहाँ पे होती है माई कंप्यूटर, विंडोज, हाँ ये देखो असेंबली, ये फोल्डर का नाम है केवल। और इस फोल्डर में आप कुछ नहीं कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट एडिट डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे, करके देख लो, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लो एडिट से करोगे, कहीं से कर लो, सब ऑप्शन डेड है। तो ये देखो ये क्या पड़ी हैं, ए बी सी ए बी एस ए के जी, ये क्या डीएल बना के यहाँ पे रखी गई हैं, मैप कराएं तब इनका ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। तो आपको भी अपनी डीएल को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। मैपिंग जैसे हम लोग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो पहले क्या होता है, रजिस्ट्री में उनकी मैपिंग होती है, बाद में फिर कॉपी होकर प्रोग्राम फाइल में आपके फोल्डर बन जाता है। तो आपको भी फोल्डर तो आपके पास है, सोर्स कोड तो है, लेकिन आपकी मैपिंग यहाँ पे नहीं है, तो आपको मैपिंग करानी पड़ेगी इस एरिया में। उसके लिए आपको 3 स्टेप याद करनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे शेयर्ड असेंबली की। तो इस टॉपिक को शेयर्ड असेंबली बनेगी, तो आपकी डीएल आपकी शेयर्ड होगी, ठीक है। प्रोग्राम नोट करना है क्या कोई, ये हो गया ना ये, ठीक।